वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका के विमेंस टीम में तीसरे टी20 मैच के लिए एक बार फिर से जब उसी 10 ओवल बारबाडोस के मैदान पर भिड़ेंगी, जिसके पहले यहाँ पर दो टी20 मैचेस सेम ग्राउंड पर हो चुके हैं। उसके पहले 3 ओडीआई मैचेस भी सेम इसी ग्राउंड पर हो चुके हैं। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर वेदर फोरकास्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है देखना, क्योंकि इतने सारे मैचेस इस ग्राउंड पर हो जाने के बाद जहाँ पर 3 पिचेस अभी तक देखने को मिली है हमको, जिस पर सारे मैचेस यहाँ पर खेले गए और सारी की सारी पिचेस अब यहाँ पर यूज्ड हो चुकी हैं। और इसी वजह से जहाँ पर विमेंस क्रिकेट में स्पिनर्स वैसे भी इंपॉर्टेंट होती हैं, तो यूज्ड विकेट पर स्पिनर्स और भी भारी तरीके से गेम में आती दिखाई पड़ी हैं। लेकिन आज के इस मैच के अंदर जहां पर 23 जून को रात को 11:30 बजे से जो मैच भारत के समय के हिसाब से स्टार्ट होगा और वहां के लोकल टाइम के हिसाब से बारबाडोस के अंदर दोपहर को 2 बजे से एक डे मैच के रूप में खेला जाएगा, वहां पर वेदर फोरकास्ट हमको बताता है कि आसमान पर बादल रहेंगे और बारिश की भी संभावना यहां पर बनी रहेंगी। तो ऐसी कंडीशन को देखने के बाद एक अच्छी बैटिंग पिच के ऊपर जहां पर सेकंड इनिंग में गेंद की पुरानी होने के साथ साथ यहां पर स्पिनर्स गेम में आती है हैवीली, वहां पर कोई भी टीम ऐसा वेदर देख करके जो टॉस जीतेगी वो पहले फील्डिंग करना पसंद करेगी, जो कि हमको पिछले मैच में भी ठीक इसी तरीके की कंडीशन देखने को मिली, जिसका फायदा उठाने के लिए वेस्ट इंडीज की टीम ने टॉस जीता और साउथ अफ्रीका को पहले बैटिंग करने के लिए बुलाया और फिर उनको 113 के स्कोर पर रोक दिया, जहां पर पावर प्ले के पहले 6 ओवर में ही उनकी 31 के स्कोर पर 2 विकेटें निकाल दी। हालांकि पूरी इनिंग के दौरान अगर आप देखें तो केवल 1 विकेट पेस को मिला, 5 विकेटें स्पिन को मिली और उसके जवाब में जब वेस्ट इंडीज की टीम बैटिंग करने उतरी तो काफी आसानी से धीरे धीरे इन्होंने स्कोर को चेज किया और 6 विकेट से मैच को जीता, जहां पर पावर प्ले के अंदर इन्होंने 33 रन ही बनाए बिना कोई विकेट गंवाए, जिसमें अगर बात करें टोटल तो 2 विकेट पेस को, 2 विकेट स्पिन को मिली। जबकि पहले वाले मैच के दौरान जहां पर साउथ अफ्रीका ने एक अच्छी बैटिंग पिच पर जहां पर धूप निकली हुई थी 183 रन बना दिए थे 6 विकेट पर, जिसके जवाब में वेस्ट इंडीज की टीम केवल 133 रन ही बना पाई और 50 रन से मैच को हार गई। जिसमें पहला वाला जो ये मैच आप देख रहे हैं ना वो भी, और जो दूसरा मैच था ये भी, दोनों के दोनों दिन के ही मैचेस थे, लेकिन अंतर दोनों मैचेस में ये था एक तो यहाँ पर भी आसमान में बादल थे जो सेकंड टी20 मैच खेला गया था उसमें, लेकिन ये सुबह 10 बजे से मैच खेलना शुरू हुआ था। लेकिन जो पहला वाला मैच था ये वहां के लोकल टाइम के हिसाब से दोपहर को 2 बजे से हुआ था, जहां पर धूप निकली हुई थी। तो ये एक अंतर दोनों मैचेस की टाइमिंग में और वेदर में था, जिसका फायदा काफी हद तक सेकंड इनिंग के दौरान उठाया, सेकंड मैच के दौरान उठाया वेस्ट इंडीज की टीम ने। और इसी वजह से अभी तक के दोनों मैच में एक बार पहले बैटिंग करने वाली टीम, एक बार पहले फील्डिंग करने वाली टीम जीती है, जहां पर इस पूरी सीरीज में 1-1 की बराबरी पर दोनों टीमें आ चुके। तो एक तरीके का यह फाइनल मैच होगा, जहां पर अभी तक के खेले गए 2 मैच में स्पिन को केवल 9 और पेस को भी केवल 11 विकेटें मिली, यानी कि गेंदबाजों को कुछ ज्यादा विकेटें मिलती यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ी है। लेकिन ये देखना जरूरी होगा कि इस टी20 मैच के दौरान जब मैच शुरू होगा तो वेदर एक्चुअली कैसा है और पिच देखने में कैसी दिखने वाली है, कितनी ज्यादा स्पिन फ्रेंडली यहाँ पर मिलने वाली है पिच, वो अपडेट आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर करूंगा टॉस के बाद, और उसकी बेसिस पर जो फाइनल टीम बनेगी वो भी आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर ही दूंगा, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो पिन किया हुआ कमेंट है वहां पर मैंने ऑलरेडी दे रखा है। तो जा करके लिंक्स को क्लिक करके टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि फाइनल टीम और बाकी सारा पिच रिपोर्ट का अपडेट आपको वहां पर मिल जाए टॉस के बाद। बाकी प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर अगर आप देखें तो पिछले वाले मैच में इन्होंने चेंज यही किया कि सोनिसा हेक्टर, जिनको 2019 में ओडीआई में डेब्यू कराने के बाद जहां पर केवल एक मैच खेली थी इंडियन टीम के खिलाफ और उसके बाद कभी वेस्ट इंडीज के लिए नहीं खेली किसी भी फॉर्मेट में, सीधा पिछले वाले मैच में जो कि आई है स्टेफनी टेलर के रिप्लेसमेंट के तौर पर, उनकी जगह पर खिलाया, नंबर 3 पर बैटिंग कराया, जहां पर इन्होंने टोटल 2 ओवर के बाद में बॉलिंग भी करी, नंबर 3 पर बैटिंग भी करी। परफॉर्मेंस कैसी रही वो तो आप आगे देखेंगे। बाकी पूरा प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर वही पहले मैच वाला ही था, जिसमें जैसा आपको मैंने बताया कि चूंकि सोनिसा हेक्टर को प्लेइंग 11 में लेकर के आया गया तो सिमन कैम्बल को, सबिगा गजनवी को बाहर बिठाया गया। बाकी 3 प्लेयर आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेंगे और जो बॉलिंग हुई है जिसमें हेली मैथ्यूज आपको पूरे 4 ओवर करके देंगी, जहां जरा क्लैक्सटन, करिश्मा रामहरक और एफी फ्लेचर आपको पूरे 4-4 ओवर करके देंगी। और पिछले मैच में आपको कहा भी था कि करिश्मा रामहरक एक ऐसी बॉलर है जो किसी स्पेसिफिक इनिंग की बॉलिंग में तगड़ी डिफरेंशियल बॉलिंग ऑप्शन होगी, वो कौन सा होगा आज के इस मैच के लिए भी प्रेडिक्शन वो भी आगे बताऊंगा। बाकी पिछले वाले मैच में इन्होंने 4 ओवर तो करे ही, जो लंबे समय से बॉलिंग अच्छी कर रही थी, विकेट नहीं निकाल पा रही थी, पिछले मैच में 2 ओवर इन्होंने 2 विकेट इन्होंने चटकाई। तो यहां से आप ये भी देख पाएंगे कि कौन सी बॉलर कहां पर बॉलिंग कर रही है, कितने ओवर की कर रही है, किस पर्टिकुलर ओवर में आकर के इनको विकेटें भी मिल रही हैं, उसका भी डेटा आप देख सकते हैं। बाकी टी20 क्रिकेट के फॉर्मेट में क्या करियर के आंकड़े रहे हैं इन सभी के सभी वेस्ट इंडियन प्लेयर्स का, जहां से आपको हेली मैथ्यूज और काफी हद तक चेनल हेनरी कुछ हद तक जो बॉलिंग कभी कभी करती हैं, लेकिन फिलहाल अभी हमने देखा रिसेंट टाइम में कि चेनल हेनरी से बिल्कुल भी बॉलिंग नहीं कराई जाती है। और कुछ हद तक क्वीना जोसेफ भी है जिनका बैटिंग एवरेज 21 का है, तो हेली मैथ्यूज के साथ एक अच्छी ऑप्शन बन तो जाती हैं सेकंड इनिंग की बैटिंग के लिए खास करके। और उसी में अगर आप देखें तो जेनेलिया ग्लासगो, जिनका करियर काफी ठीक ठाक सा वनडे में खास करके, लेकिन टी20 में अपना प्रभाव इन्होंने छोड़ा था नहीं इस सीरीज के स्टार्ट होने के पहले, लेकिन इस सीरीज की परफॉर्मेंस अभी आप आगे जरूर देखिएगा। लेकिन ये जो आंकड़े हैं ना, ये चीज समझ करके चलिए कि इस सीरीज के स्टार्ट होने के पहले के हैं। तो जो 2 मुकाबले खेले गए हैं
उसके आंकड़े यहाँ पर एडेड है नहीं। और उसी में देखेंगे तो जहां जरा क्लैक्स्टर इसके पहले केवल एक टी20 मैच खेली थी, 1 विकेट है, जो कि इस सीरीज के 2 मैचेस में शानदार बॉलिंग करते दिखाई पड़ी हैं। तो ये सारे करियर के आंकड़े देखने के बाद, जहां पर सोसिना हेक्टर के बारे में बताया था आपको मैंने कि टी20 डोमेस्टिक ही ये खेली थी, 5 मैच में 33 रन थे, 5 विकेटें थी। और इसके बाद पिछले वाले मैच में इन्होंने डेब्यू किया टी20 इंटरनेशनल में वेस्ट इंडीज की तरफ से, और नंबर 3 पर खेलते हुए इन्होंने बल्ले से केवल 3 रन बनाए। बॉलिंग करते हुए भी 2 ओवर की पहली इनिंग की बॉलिंग में कोई विकेट इनको मिला नहीं। बाकी हेली मैथ्यूज ने अभी तक के 2 मैच में 63 रन बनाए हैं, 19 रन बनाए, और विकेट दोनों मैच में टोटल 1 लिया है। वहीं पर क्वीना जोसेफ को 2 मैच में कोई 17 और 5 रन के 2 पारी है। रियल एना ग्रिमंड, इनके नंबर्स अगर आप देखने जाएं तो आपको दिखाई पड़ेगा कि पिछले मैच में तो खेली नहीं थी, लेकिन बैटिंग आई नहीं थी, इनके बैटिंग ऑर्डर में डिमोट किया गया था। 4 रन बनाए थे पहले वाले मैच में। बाकी सिमन कैम्बेल के आप देख सकते हैं 7 और 16 रन की 2 पारी है। और ओवरऑल आंकड़े अगर आप देखेंगे तो जेनेलिया ग्लासगो एक अच्छी ऑप्शन दिखाई पड़ती है, जिनके 15 नाबाद और 53 नाबाद की 2 पारियां अभी तक रही है। तो एक बैटर के तौर पर हालांकि काफी नीचे आती हैं, लेकिन एक तगड़ी डिफरेंशियल ऑप्शन दिखाई पड़ती है आज के इस मैच के लिए। तो सेफ ऑप्शन के तौर पर तो नहीं, लेकिन डिफरेंशियल प्लेयर के तौर पर जरूर आप इनको ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी आपको ये बॉलिंग भी करते दिखाई पड़ेंगे। लेकिन ओवरऑल हेली मैथ्यूज तो बेस्ट ऑप्शन है, जिसमें एक और डिफरेंशियल आपको यहाँ पर क्वीना जोसेफ सेकंड इनिंग की बैटिंग के लिए ट्राई की जा सकती है। बाकी किसी प्लेयर को आपको मैं सजेस्ट कर नहीं पाऊंगा, लेकिन उसी में सिमन कैम्बेल एक ऐसी ऑप्शन जो कि विकेट कीपिंग सेक्शन में बेस्ट ऑप्शन है। तो इन्हीं को आपको लेकर के जाना भी पड़ेगा। जो साउथ अफ्रीकन विकेट कीपर है ना, वो उतनी यूटिलिटी वाइज बेहतर ऑप्शन है नहीं, हालांकि पॉइंट्स आपको वो भी बना करके देती दिखाई पड़ी हैं। लेकिन स्मॉल लीग के पर्सपेक्टिव में सिमन कैम्बेल के पास ज्यादा अच्छे चांसेस हैं बैटिंग में आने के भी, रन बना करके पॉइंट्स बनाने के। तो इस वजह से इनको हम ट्राई करेंगे। बाकी जहां जरा क्लैक्स्टन अभी तक 2 मैच में 4 विकेटें ले ली हैं, 2 मैच में 3 विकेटें एफए फ्लेचर के हैं, और पिछले मैच में करिश्मा रामहरक ने आकर के 2 विकेट लिया। तो ये भी एक अच्छे ऑप्शन दिखाई पड़ते हैं, जिसमें आलिया एलिन का भी नाम आता जरूर है, लेकिन निश्चित तौर पर बॉलिंग करते हुए टी20 में उनकी वो नंबर उतने बेहतर आते हैं नहीं। इस वजह से हम उनको इग्नोर करके ज्यादा बेहतर ऑप्शन की तरफ चलेंगे। बाकी हेड टू हेड के आंकड़े देखेंगे तो वहां से भी आपको दिखाई यही पड़ेगा कि हेली मैथ्यूज, जिनके 16 मैच 319 रन है, 16 विकेटें हैं, 13 विकेटें हैं, लेकिन बाकी जो प्लेयर्स हैं उनके नंबर्स उतने बेहतर है नहीं हेड टू हेड के, खास करके जिसके दम पर आप किसी प्लेयर को ले पाए। बाकी जेनेलिया ग्लासगो चूंकि बैटिंग ऑर्डर में बहुत नीचे आती है, तो ये एक अच्छी डिफरेंशियल ऑप्शन है, जो 2 मैच में 68 रन बना चुके हैं, दोनों बार नॉट आउट रही हैं। जहां जरा क्लैक्स्टन के 2 मैच में 4 विकेटें हो चुकी हैं, एफी फ्लेचर के 10 मैच में 7 विकेटें, करिश्मा रामहरक के 6 मैच में 5 विकेटें। तो ये नंबर तो ऐसे नहीं है कि जिसके दम पर आप इन दोनों प्लेयरों को अपने टीम में रखें, लेकिन फिलहाल रिसेंट टाइम में जैसी परफॉर्मेंस है उसमें एफी फ्लेचर तो एक बेस्ट ऑप्शन जहां जरा क्लैक्स्टन और हेली मैथ्यूज के साथ दिखाई पड़ती हैं। तो 3 प्लेयर तो फिक्स है, जिसमें अगर आपको मैंने बताया था अभी कुछ देर पहले कि सेकंड इनिंग की बैटिंग में ट्राई जरूर आप कर सकते हैं क्वीना जोसेफ को एक डिफरेंशियल प्लेयर के तौर पर, पहली इनिंग की बैटिंग में ट्राई कर सकते हैं डिफरेंशियल प्लेयर के तौर पर जेनेलिया ग्लासगो को, और अगर पहली इनिंग की बॉलिंग है तो वहां पर आप करिश्मा रामहरक को भी ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि इनके जो 6 मैच में 5 विकेटें हैं ना साउथ अफ्रीका के खिलाफ, वो सारी विकेटें पहली इनिंग की बॉलिंग में ही है 14 के स्ट्राइक रेट के साथ। लेकिन सेकंड इनिंग की बॉलिंग में 2 बार बॉलिंग करी है, विकेट एक भी नहीं है। तो ये हेड टू हेड के आंकड़े थे, उसको भी देख करके आप यहां तक ओवरऑल समझ चुके ही हैं कि किस प्लेयर को कब अपनी टीम में रखना है 100% हर कंडीशन में, और किस प्लेयर को स्पेसिफिकली कंडीशनली अपने टीम में आपको लेकर के जाना है। तो ये हेड टू हेड के आंकड़े और रीसेंट फॉर्म के आंकड़े देख करके आपने समझ लिया। बाकी वेन्यू का कोई डेटा यहाँ पर आपको मैं दिखाऊंगा नहीं, जो पिछले दोनों मैचेस हुए वो इसी मैदान पर हुए हैं, पहली बार कोई टी20 मैचेस खेले गए इस पर, तो वही वेन्यू के भी आंकड़े थे जो आपने पीछे रीसेंट फॉर्म का देखा। बाकी प्लेयर बैटल वो अगर आप चाहे तो देख सकते हैं। और एक चीज सीधा सीधा आपको दिखाई पड़ेगी कि जो बड़ी बड़ी बॉलर है सामने की टीम में, चाहे मारियान कैप हो, मसाबता क्लास हो, ये हर एक बैटर के सामने आपको 100% तगड़े नंबर के साथ दिखाई पड़ेंगे। बाकी स्पिन खेलने को लेकर के वो तो वेस्ट इंडियन बैटर्स की एक दिक्कत रही है, वो चाहे लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग हो, चाहे लेग स्पिन बॉलिंग हो, चाहे ऑफ स्पिन बॉलिंग हो। तो ऐसी जितनी भी ऑप्शन सामने की टीम में, खास करके नानकुलेको मलाबा जो उनकी लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर हैं, वो तो एक बेस्ट ऑप्शन इस टीम के खिलाफ हमेशा रहती हैं। इसमें मारियान कैप और साथ ही साथ क्लास दूसरी तेज गेंदबाजी की ऑप्शन है जिनको आप ट्राई कर सकते हैं। सारे प्लेयर बैटल के आंकड़े आप जरूर देख करके रखिए। बाकी उसके बाद सामने बात करें दूसरी जो टीम है साउथ अफ्रीकन, तो दोनों मैचेस में उन्होंने सेम प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर खिलाया। और बॉलिंग में अगर आप देखें तो जो बॉलर्स जहां पर बॉलिंग करते दिखाई पड़ी उसके नाम आप देख सकते हैं, बेंच पर भी जो ऑप्शंस हैं उनको भी आप देख सकते हैं। और उसके बाद करियर के आंकड़े अगर आपको देखना है तो यहाँ से देख करके एक्सपीरियंस का पता कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आप आए रीसेंट फॉर्म की बात करें, और अभी तक आपने देखा कि पिछले दोनों मैचेस में जो बैटिंग हुई है साउथ अफ्रीका की तरफ से, वो पहली इनिंग की ही बैटिंग हुई है, और उसमें 16 और 9 रन की केवल पारियां खेली है लॉरा वुल्फार्ट ने। हालांकि अभी इसके पहले वनडे सीरीज में ठीक ठाक फॉर्म में थी। बाकी तजमीन ब्रिट्स ने 14 और 98 नाबाद की पारी खेली, जो कि ऑलरेडी काफी शानदार फॉर्म में थी। बाकी मारियान कैप पिछले मैच में बिल्कुल नहीं चली, उसके पहले वाले मैच में 2 विकेट लिया था। तो ये तो एक अच्छी ऑप्शन होंगी। हालांकि लॉरा वुल्फार्ट जो कि परफॉर्म तो नहीं कर पाई हैं, लेकिन स्टिल आप उनको ड्रॉप नहीं कर सकते, काफी रिस्की रहेगा। बाकी नडाइन डिक्लर्क जैसे नंबर 4 बार आ रही हैं, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। बाकी
बाकी नंबर्स अगर आप देखेंगे तो एवरेज ही हैं। मियान स्मिथ कुछ खास नहीं कर पाए, क्लोई ट्रॉन को भी दोनों मैच में कोई विकेट नहीं मिला है, और अभी आप आगे हेड टू हेड के भी अगर देखेंगे ना तो बहुत ही खराब है इनके। बाकी एनरिक डक्सन ये एक तगड़ी डिफरेंशियल ऑप्शन बनी रहेंगे, हालांकि बैटिंग ऑर्डर में इतना नीचे आ रही है ना, इनको लेना थोड़ा सा डाउटफुल लगने लगता है, लेकिन परफॉर्म कहीं ना कहीं करके देती है। पिछले में जब 21 रन की नाबाद शानदार पारी खेली। बाकी कराबो मिसो इनके विकेट कीपर बैटर, 14 और 5 रन की 2 नाबाद पारियां। मसाबता क्लास के 2 मैच में 1 विकेट, लेकिन नानकुलेको मलाबा के 2 मैच में 3 विकेटें हैं, और खाका ने भी 2 मैच में 2 विकेटें अपनी चटका करके दिखा दिया है, ये परफॉर्म कर सकती है। बाकी अयंडा हलूबी या तुम्हें सेको खोने में से भी कोई अगर खेलता है तो निश्चित तौर पर नानकुलेको मलाबा के साथ ये बेस्ट ऑप्शन हो जाएंगी बॉलिंग में, जो कि डेफिनेट तौर पर एक अच्छे ऑप्शन रहेंगे, लेकिन देखना पड़ेगा खिलाया जाता भी है या नहीं खिलाया जाता है। बाकी जो रिसेंट फॉर्म के आंकड़े भी आपने देखे ना, पिछले 2 मैच की परफॉर्मेंस, वही वेन्यू का भी डेटा है, जो कि उसके पहले इस मैदान पर कोई मैच हुआ नहीं था। बाकी हेड टू हेड का डेटा बचा हुआ, उसको अगर आप देखें तो अभी तक के दोनों मैच में फ्लॉप होने के बावजूद लॉरा वुल्फार्ड के अगर आप आंकड़ा देखें तो बैटिंग एवरेज 51 का है 12 मैच में, और साथ ही साथ तजमीन बिट्स के भी 7 मैच और 98 नाबाद का हाईएस्ट स्कोर है, 254 रन है। काप के तो आंकड़े जबरदस्त हैं ही, लेकिन उसके बाद नडाइन डी क्लर्क के आंकड़े देख लीजिए, मियान स्मिथ के आंकड़े देख लीजिए, इवन क्लोई ट्रेवन 10 मैच में केवल 4 विकेटें हैं। किसी के भी आंकड़े आपको उतने बेहतर दिखाई नहीं पड़ेंगे टॉप 3 के अलावा, लेकिन नडाइन डी क्लर्क उसकी वजह बावजूद एक अच्छे ऑप्शन इस वजह से भी बन जाती हैं, जो कि अभी नंबर 4 पर बैटिंग कर रही है, तो वहां पर रन तो बना करके देंगे, विकेटें भी निकाल करके दे सकते हैं, जिसमें नानकुलेको मलाबा भी एक अच्छे ऑप्शन बन करके आ जाती हैं, और अगर खेलते तो तुम भी सेको ने। बाकी जो प्लेयर्स के नंबर्स हैं ना वो बहुत एवरेज है, लेकिन निश्चित तौर पर अगर पहली इनिंग की बॉलिंग है तो वहां पर क्लास और खाका ये दोनों भी अच्छे ऑप्शन बन जाते हैं, लेकिन खाका ज्यादा बेहतर ऑप्शन इस वजह से बन जाती हैं जो कि डेथ में आकर के बॉलिंग करते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, किस प्लेयर को कब आपको पिक करना है, उसको ध्यान में रखते हुए ही अपने प्लेयर को लेकर के जाना है, और उसमें ये तो जरूर देखना है कि कौन सी बॉलर कहां पे बॉलिंग कर रही है। वो चीज आपको मैंने दोनों टीमों के प्लेइंग इलेवन के टाइम पर दिखाया है। बाकी प्लेयर बैटल के आंकड़े देख लीजिए, लॉरा वुल्फार्ड के आंकड़े ओवरऑल बहुत अच्छा है, हालांकि जहां जरा क्लैक्सटन पर एक बार सस्ते में आउट हो चुके हैं। बाकी तजमीन बिट्स को एक बार हेली मैथ्यूज ने आउट कर रखा है, बाकी नडाइन डी क्लर्क और साथ ही साथ मारियन कैप, जिनको लेग स्पिन पर थोड़ी सी दिक्कत होती है, और ओवरऑल पूरी टीम को ही लेग स्पिन पर दिक्कत होती है, तो एफी फ्लेचर हमेशा एक बढ़िया ऑप्शन बनी रहेंगी। बाकी आंकड़े वो आपके सामने अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। बाकी हेली मैथ्यूज और मारियन कैप हालांकि बेहतरीन कप्तान है, कप्तान की ऑप्शन होती, हालांकि अगर आप देखें तो तजमीन बिट्स को भी काफी सारे लोगों ने अपनी टीम में कप्तान है कप्तान रखा हुआ है, स्पेसिफिकली वाइस कप्तान, क्योंकि एक शानदार 98 रन की नाबाद पारी भी खेल चुकी है। हालांकि नडाइन डी क्लर्क और लॉरा वुल्फार्ड भी एक अच्छी ऑप्शन है। लॉरा वुल्फार्ड खास करके सेकेंड इनिंग की बैटिंग होती है तो, लेकिन स्मॉल लीग की टीम क्या हमारी फाइनल रहेगी अभी के लिए उस पर तो क्वेश्चन मार्क है। वो आपको मैं टॉस के बाद अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर टीम प्रोवाइड करवाऊंगा पिच रिपोर्ट देने के बाद। उसके लिए जाकर के जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो पिन कमेंट है ना, उसको क्लिक करके टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन करिए। लेकिन उससे भी जरूरी है कि वीडियो शुरू से अंत तक पूरा देखिए, जो कि काफी छोटा क्रिस्प है। चीजें आपको मैंने काफी शॉर्ट टाइम पर काफी अच्छे तरीके से समझा दी है कि किस प्लेयर को कब लेके जाना है। तो एक भी सेकंड मिस मत करिएगा, वीडियो का पूरा शुरू से अंत तक देखिएगा। फिलहाल चलते हैं, नमस्कार।